साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में हमने पढ़ा है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा है, फिर बिंदुसार को एक दो क्वेश्चन लिया, और बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठता है? तो अशोक बैठता है। जब मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर अशोक बैठता है, कब बैठता है? तो 268 ईसा पूर्व 69 ईसा पूर्व में जो है अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। तो आज हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो हम पढ़ते हैं बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो बिंदुसार के बाद बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये पिछली बार पेट के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो बिंदुसार के बाद अशोक हुआ, जो 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का शासक था? तो अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था बिंदुसार ने, ठीक है। और अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी था। इससे क्वेश्चन बनता है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी था। और मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वह अवंती का राज्यपाल था। उसके बाद देखते हैं अशोक का नाम कहाँ से मिलता है? तो मस्की और गुर्जरा, ये अभिलेख है जहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। नहीं तो कहीं पर इसका नाम देवनाम प्रिय, कहीं पर कुछ और मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अशोक ने अपने अभिषेक के लगभग 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। जब अशोक गद्दी पर बैठा तब कलिंग में कोई राजा था, तो उस पर आक्रमण कर दिया था अशोक ने। और अशोक ने कलिंग की राजधानी जो है तोसली होती थी, उस पर अधिकार कर लेता है। जब अशोक आक्रमण कर देता है, अपनी दल बल के साथ कलिंग पर आक्रमण कर देता है, तो कलिंग के लोग भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे तन मन धन से अर्पित हो जाते हैं, और काफ़ी मारकाट होती है कलिंग में, ठीक है। तो जब मारकाट होती है तब अशोक वहाँ से वापस आ रहा था, तभी उसे सूझा कि हम देखते हैं कि कितना रक्तपात हुआ है। तो वह जाकर जब देखता है कि इतना रक्तपात हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, सिर्फ एक विजय के कारण, सिर्फ एक अहंकार के कारण कि हमने यहाँ पर इतना कब्जा कर लिया है या ये राज्य जीत लिया है, उसके लिए वहाँ पर कलिंग की जो है आधे से ज़्यादा जनसंख्या खत्म हो चुकी थी, ठीक है। सभी लोग रो रहे थे। तब अशोक का हृदय उसी को देख करके, उसी मंजर को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, ठीक है। तब उसने प्रण लिया कि आज के बाद मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो अशोक ने उसी समय प्रण लिया था कलिंग के युद्ध को देख करके कि आज के बाद मैं जो है शस्त्र बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। और फिर वहाँ से आकर के वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। कहाँ से? तो कलिंग विजय के उपरांत वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और कभी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा करता है। उसके बाद देखते हैं हाँ, अशोक ने कहाँ पर शिक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की किससे शिक्षा ली थी? तो ये उपगुप्त है, एक उपगुप्त नाम से एक बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तथा अशोक ने फिर अपने प्रचार, उस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो अशोक पूरी तरह से तन मन धन से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने एक पुत्र और एक पुत्री, जिसका नाम महेंद्र और संघमित्रा था, उसको कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। तो भारत में पहले न शिलालेख था, न गुहालेख था, न स्तंभालेख था, कुछ भी लिखा नहीं जाता था। तब अशोक ने सोचा कि हमारा राज्य जो है, इसको लोग बाद में कैसे जानेंगे कि हमने यहाँ पर राज्य किया था या हमने यहाँ पर शासन किया था। तो उसने एक जो स्तंभ होते हैं, उन खंभों में वहाँ पर खुदवाया था, पत्थर के खंभे जो थे उस पर खुदवा दिया था, ठीक है। और शिलालेख जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी उस पर भी खुदवा दिया था, अपने शासन के बारे में, राज्य के बारे में, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले शिलालेख किसने किया था? तो अशोक ने शिलालेख का प्रचलन किया था। उसके बाद देखते हैं अशोक ने अपने शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया? तो ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया था। तो अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी और
कौन सी ग्रीक लिपि का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस लिपि का प्रयोग नहीं किया था, तो उसमें 3 लिपियाँ ये दे देगा और लिपि 1 बाहर से कोई दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सी लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेख में नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो अशोक ने अभिलेखों को जहाँ पाया वहीं पर खुदवा दिया था। जितने भी पत्थर थे, खंभे थे और गुफाएं जितनी भी थी, उन सब में अपने अभिलेखों को खुदवा दिया था। तो जैसे उसी में है एक शिलालेख है जो कि शिलाओं पर, बड़े बड़े पत्थरों पर, चट्टानों पर लिखवाया गया था। स्तंभ लेख जो कि बड़े बड़े खंभों पर जो पिलर बनवाए जाते थे पहले महल में, उस पर खुदवाया था। और गुहा लेख होता है जो गुफाओं में लिखवाया जाता है, ठीक है, गुफाओं के मुहाने पर या गुफाओं के अंदर, ठीक है। तो इसने अशोक ने 3 जगह लिखवाया था, 3 प्रकार से। उसके बाद देखते हैं अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, तो फैंथलर ने की थी। कब की थी, तो 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। और इनकी संख्या कितनी है ये पूछा जाता है, इनकी संख्या कितनी थी, तो शिलालेखों की संख्या 14 थी। स्तंभालेखों की संख्या कितनी थी, स्तंभलेख की संख्या तो 7 थी, ठीक है, और शिलालेख 14 थी। उसके बाद देखा जाता है अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज ने 1837 में प्राप्त की थी, ठीक है। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इसको अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद जो इन्होंने 14 अभिलेख लिखवाए थे, शिलालेख जो हैं, अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए थे। उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। तो अभी तक जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी अभिलेखों की हमने शिलालेखों की यहाँ पर लिख दिया है कि किस अभिलेख में क्या पूछा गया है, अभी तक का जो जितना भी पूछा गया है। तो देखते हैं पहले अभिलेख में क्या पूछा गया है, क्या लिखा हुआ है। तो पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, जो कि क्वेश्चन पेपर में आ सकता है या पीछे आया भी है। उसके बाद देखते हैं दूसरा शिलालेख है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। दूसरे शिलालेख में मानव एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद एक 7वां अभिलेख है जो इम्पोर्टेंट है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस अभिलेख में या शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तो वो 7वें एवं 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11वां शिलालेख जो है वो धम्म की व्याख्या की गई है। तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। उसके बाद देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है पहला और 13वां अभिलेख। तो 13वां शिलालेख जो है वो क्या कहता है, वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का भी उल्लेख करता है कि किस तरह अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और क्यों हुआ था, और उसके पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी करता है 13वां जो शिलालेख है। उसके बाद देखते हैं 14वां शिलालेख क्या कहता है। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। जब अशोक की मारकाट से पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपना लिया था मारकाट के बाद, तो वह धार्मिक जीवन जीने लगा था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। इसलिए वह खुद को और अपनी प्रजा को भी धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो है वो प्रेरित करता रहता था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।